हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। चलिए फिर मैं आ गया हूं यूट्यूब पर। कल जो हमने पढ़ाया था उससे अगले कड़ी को लेकर के पार्ट 2 कहा जाए। मैंने चर्चा शुरू किया था मॉनसून, अलीना और इसके साथ कई बातें मुझे करनी है आपके साथ। अलीना, एंसो, आयोडी और हिमालय से लेकर के बहुत बड़े क्षेत्र में जो क्लाउड का बैंड बना है, इस पर मैं बात करूंगा आपसे। कल हमने आपको समझाया था कि किस प्रकार अलीना मॉनसून को इफेक्ट करता है। जब अलीना मजबूत होता है तो मॉनसून खराब हो जाता है ना। और इस वर्ष अलीना थोड़ा मजबूत रहा और मॉनसून कमजोर रहा है। कल हमने चर्चा की आपसे कि चूंकि अलीना मजबूत है, इसीलिए इस वर्ष जो वर्षा होनी है वो वर्षा इस बार 90% होना है, अर्थात औसत से कम वर्षा होना है। ठीक है, इसका प्रभाव बहुत बड़ा होना है। आज की क्लास की चर्चा जो हम करने जा रहे हैं वह यह है कि आईओडी क्या है और आईओडी के मजबूत रहने से, आईओडी के पॉजिटिव रहने से मॉनसून कैसे बेहतर होता है। और अलीना अगर मजबूत भी है, अलीना मजबूत भी है, फिर भी अगर आईओडी सकारात्मक है तो अलीना का प्रभाव ज्यादा नहीं हो पाता, जैसे कि इस वर्ष देखा जा रहा है। फिर मैं क्लाउड बैंड पे बात करूंगा, ठीक है ना। तो चलिए आज की क्लास की शुरुआत करते हैं। और YouTube पर हमारा प्रोफेशनल तरीके से कहा जाए ये दूसरा लेक्चर है जहां मैं आपको पढ़ा रहा हूं ISGS के प्लेटफॉर्म पर। तो ISGS का प्लेटफॉर्म आपके लिए हम लोग लेकर आए हैं, जिससे मैं ज्योग्राफी ऑप्शनल पढ़ाऊंगा और GS भी पढ़ाया जाएगा और वैकल्पिक विषय के साथ साथ जो कहा जाए GS के लिए मॉड्यूल वो भी शुरू करने जा रहे हैं। तो आज की क्लास सभी बच्चों के लिए है, वैकल्पिक विषय से लेकर के समान अध्ययन, और कहीं भी कुछ तैयारी करते हो किसी भी एग्जाम के लिए, सबके लिए भूगोल, ठीक है ना। तो चलिए शुरू करते हैं क्लास की शुरुआत, आगे बढ़ते हैं। हमने जो शुरू किया था मॉनसून के बारे में थोड़ी सी बात करी कि कैसे लो प्रेशर यहां बनता है, हाई प्रेशर बनता है और हवाएं दौड़ती हैं, जिसे दक्षिण पश्चिम मॉनसून कहते हैं। इससे पर्याप्त वर्षा होती है। ये प्रिंसिपल लेक्चर को हम रिवाइज करवा रहे हैं थोड़ा। फिर हमने डिस्कस किया कि अलीना एक ठंडी जलधारा नहीं है, गर्म जलधारा है। और ये गर्म जलधारा उत्पन्न होती है कहां? पेरू तट के पास, प्रशांत महासागर के पास। और यहां से गर्म जलधारा जो फैलती हुई हिंद महासागर के पास आ जाती हैं और हिंद महासागर को भी गर्म कर देती हैं। तो हिंद महासागर लो प्रेशर बन जाता है, जिससे भारत में आने वाली मानसूनी हवाएं भारत की ओर नहीं दौड़ने लगती, कम दौड़ती हैं और अलीना द्वारा बनाए गए लो प्रेशर की ओर भी दौड़ने लगती हैं। कल हमने इस पर भी आप चर्चा किया था और आपको समझाया था। यह कंडीशन भारत की वर्स्ट होता है और मानसून हमारा कमजोर हो जाता है, सूखे की स्थिति होती है, अर्ध सूखा होता है और यह भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी नकारात्मक प्रभाव उत्पन्न करता है। ठीक है, अब इससे आगे की कहानी शुरू करनी है। इस वर्ष 2026 में अलीना मजबूत बना रहा है, हालांकि बहुत मजबूत नहीं हुआ है। नवंबर दिसंबर में इस अलीना के बहुत मजबूत होने की संभावना बनी हुई है। अलीना जब बहुत मजबूत हो तो भारतीय मानसून कमजोर हो जाता है और इसका असर इस वर्ष देखा गया, क्योंकि IMD ने क्या कहा कि जून से सितंबर तक जो बारिश होगी वो 90% होगी, अर्थात सामान्य से, औसत से कम वर्षा होने वाली है। ठीक है ना, ये बात हमने कल चर्चा कर ली थी। अब आगे की कहानी अगर शुरू करें, एंसो, आईओडी और क्लाउड बैंड, ये तीन शब्दों को समझना है। एंसो, अलीना साउदर्न ऑसिलेशन, ठीक, आईओडी और क्लाउड बैंड। तो चलिए पहले एंसो आपको समझाता हूं। देखिए, ये अफ्रीका, यह भारत, ये मलाया प्रायद्वीप, सुमात्रा, जावा, सुम्बा, सांबा जैसे कई आइलैंड, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, तस्मानिया, ठीक, हाथ में बना रहा हूं। यहां 0 डिग्री, चलिए तो भारत से टच नहीं करता,
तो थोड़ा सा नीचे रखते हैं इसे, ये 0 डिग्री, और यहां पे आप आ जाएं तो ये हो गया साउथ अमेरिका ले लिया। ठीक, एनसो की घटना मतलब हम लोग करने जा रहे हैं एल नीनो दक्षिणी दोलन, इसे क्या कहेंगे, एनसो कहते हैं, अलीना साउदर्न ऑसिलेशन कहते हैं। एक्चुअली अलीना की उत्पत्ति दिसंबर माह में मानी जाती है, हालांकि इस वर्ष अप्रैल में मई में अलीना की उत्पत्ति हुई, मार्च से थोड़ा थोड़ा सक्रिय हुआ, जब दिसंबर माह में ये उत्पन्न होती हैं। जब दिसंबर माह में अलीना उत्पन्न होती हैं उस समय जो सूर्य है वो कहां होता है, दक्षिणी गोलार्ध में होता है। दिसंबर में भारत में ठंडी शीत ऋतु और दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्म ऋतु, सूर्य कहां है, दक्षिण गोलार्ध में है, तो दिसंबर माह में सूर्य है दक्षिण गोलार्ध में। जब दक्षिण गोलार्ध में सूर्य है तो इसे कहते हैं साउथ ITCZ, साउथ ITCZ। साउथ तो ITCZ का एक गर्म क्षेत्र है जो सूर्य के उत्तरायण के साथ उत्तर में और दक्षिणायन के साथ दक्षिण में होता है। जब सूर्य दक्षिणायन होता है तो ITCZ कहां चला गया, दक्षिण में चला गया। तो दक्षिण का पूरा समुद्र कैसा होगा, गर्म होगा, पूरा समुद्र गर्म होगा, केवल प्रशांत महासागर ही नहीं, हिंद महासागर भी, और इधर जो अटलांटिक महासागर है वो भी पूरा का पूरा दक्षिणी समुद्र गर्म होगा, क्योंकि सूर्य केवल प्रशांत महासागर के लिए दक्षिण में नहीं गया, पूरे दक्षिण गोलार्ध में सूर्य मकर रेखा तक लंबवत होता है। अतः दक्षिण गोलार्ध दिसंबर में गर्म है और भारत में देखिए उसमें ठंडी है। तो ITCZ जब दक्षिण में हो तो ITCZ गर्म क्षेत्र है, जब ये दक्षिण में हो तो इसे क्या कहेंगे, साउथ ITCZ। ठीक, अब इसमें तो पूरा का पूरा दक्षिण गोलार्ध गर्म है, लेकिन होता क्या है इस कंडीशन में जब अलीना उत्पन्न हो जाए, अगर अलीना नहीं उत्पन्न हुआ है तब तक नॉर्मल कंडीशन है, सूर्य उत्तरायण होता है, सूर्य दक्षिणायन होता है। जब सूर्य उत्तर में जाएगा तो उत्तरी गोलार्ध में ग्रीष्मकाल, और जब सूर्य दक्षिण में जाएगा तो दक्षिण गोलार्ध में ग्रीष्मकाल, है ना। तो एक नॉर्मल कंडीशन है, इसे हम कोई स्पेसिफिक कंडीशन नहीं कहेंगे। हर साल ऐसा होना ही होना है, इसका कोई अपवाद नहीं है कि सूर्य उत्तरायण होना छोड़ दे या दक्षिणायन होना छोड़ दे, है ना, एक नॉर्मल कंडीशन। तो साउथ ITCZ एक नॉर्मल कंडीशन। ऐसे ही जब सूर्य उत्तरायण होगा तो क्या कहेंगे, नॉर्थ ITCZ। जब सूर्य उत्तरायण होगा तो नॉर्थ में चला गया ITCZ, इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जन जोन, जो गर्म क्षेत्र होता है, उस पर अलग से भी बात करूंगा, कभी कोई छोटा सा वीडियो बनाऊंगा उस पर। तो एक गर्म क्षेत्र है जो उत्तर में आ गया, भारत गर्म हो गया, भारत में ग्रीष्मकाल हो गया। जब ITCZ दक्षिण में है तो भारत में शीतकाल हो जाएगा, यहां क्या हो जाएगा, ग्रीष्मकाल हो जाएगा, है ना। अब सोचिए जब कभी 2 साल 3 साल 4 साल 5 साल 7 साल किसी भी अंतराल पर जब प्रशांत महासागर में एल नीनो जलधारा की उत्पत्ति हो जाए, जब समझिए सब कुछ सामान्य चल रहा है, अचानक एक असामान्य घटना उत्पन्न हो जाए, एक नॉर्मल कंडीशन उत्पन्न हो जाए, तो एल नीना इस एटमॉस्फेयर का, इस इन्वायरमेंट का, इस पृथ्वी की एक असामान्य घटना है, एक नॉर्मल कंडीशन है जिसमें समुद्री सतह का तापमान सामान्य से 2 डिग्री या इससे अधिक गर्म हो जाता है, जिससे पूरे विश्व की जलवायु प्रभावित होती है। ठीक है ना। अब एनसो अभी नहीं समझाया, साउथ ITCZ। अब सोचिए हमने कहा जब इसी कंडीशन में क्या उत्पन्न हो जाए, जब एल नीना उत्पन्न हो जाए तब कहानी क्या हो गई, एल नीना चूंकि खुद ही गर्म है। अब देखिए पूरा दक्षिण गोलार्ध गर्म है, बच्चा लोग, पूरा दक्षिण गोलार्ध गर्म है। अब एल नीना उत्पन्न हो गया तब तो प्रशांत महासागर और गर्म हो गया ना। मान लो गर्मी में आप रूम में हो, पूरा रूम गर्म है, और एक तरफ चूल्हा गर्म कर दिया जाए, चूल्हा जला दिया जाए, तब तो वह एरिया और भी गर्म हो जाएगा, है ना। तो समुद्र का यह क्षेत्र ज्यादा गर्म हो गया। एल नीना ने क्या किया, इस क्षेत्र को ज्यादा गर्म कर दिया। तो जब जल ज्यादा गर्म हो जाएगा तो बोलिए गर्म जल हमेशा क्षैतिज रूप से
प्रवाहित होगी कि नहीं होगी? तो जल का प्रवाह शुरू हो जाएगा और ये जल पूर्व से पश्चिम की ओर जाना शुरू कर देगा। ये कंडीशन है। जब नॉर्मल था तो जल का प्रवाह भी नॉर्मल होगा, जैसे समुद्री जलधाराएं जल को लेकर के मूव करती हैं। लेकिन अल नीनो के कारण यहां का जल ज्यादा गर्म हो गया। अब यहां से जो जल का प्रवाह होगा वो ज्यादा गर्म है और वो ऑस्ट्रेलिया को घेरेगा, जो कल हमने समझाया था इसके पहले वाले वीडियो में, और वो आकर के कहां आ जाएगा? हिंद महासागर को और भी ज्यादा गर्म कर देगा। इस घटना को ही कहते हैं एनसो की घटना। एनसो एक घटना है जो भारतीय मॉनसून और विश्व की जलवायु को बुरी तरीका से प्रभावित करता है। अल नीनो, साउदर्न आईटीसीजेड, दोनों घटनाओं का कंबाइंड रूप है अल नीनो दक्षिणी दोलन। अल नीनो दक्षिणी दोलन, अल नीनो से ईएन और दक्षिणी दोलन से साउदर्न ऑसिलेशन। अल नीनो साउदर्न ऑसिलेशन एक ऐसी घटना है जो अल नीनो और साउथ आईटीसीजेड के मिलने से घटित होती है, जिसमें गर्म जल का प्रवाह प्रशांत महासागर से पश्चिम की ओर होना शुरू होता है और वो धीरे धीरे ऑस्ट्रेलिया को कवर करते हुए कहां गया? हिंद महासागर में। और चूंकि जल देर से गर्म देर से ठंडा, तो दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च जब जब ये उत्पन्न हुआ, जब भी उत्पन्न हुआ, धीरे धीरे गर्म करते करते कहां आ गया? हिंद महासागर में। और हिंद महासागर में गर्म करेगा तो क्या बन गया? लो प्रेशर। इस घटना में कम से कम 2-3 माह का समय लगता है गर्म जल को प्रवाहित होने, और हिंद महासागर के गर्म होने में 2 से 3 माह का समय लगता है। और वो ऐसा समय है, तब तक क्या हुआ? तब तक सूर्य हो गया उत्तरायण। सूर्य तो स्थिर नहीं है ना, सूर्य और पृथ्वी की सापेक्षिक स्थितियां बदलती रहती हैं। पृथ्वी सूर्य के चारों ओर परिक्रमा करती हैं, इसी कारण सूर्य 6 महीने उत्तरी गोलार्ध में और 6 महीने दक्षिण गोलार्ध में होता है। तो 2-3 महीने बाद धीरे धीरे सूर्य की स्थिति कहां हो गई? उत्तरी गोलार्ध में। सूर्य तब तक चला गया उत्तरी गोलार्ध में और भारत में बनने लगा लो प्रेशर, अरब सागर में बनने लगा हाई प्रेशर। लेकिन तब तक अल नीनो का लो प्रेशर बना हुआ रह गया। अल नीनो का लो प्रेशर बना रह गया तो कल की क्लास, इसकी प्रीवियस वीडियो को जरूर देखिएगा। तो यहां से हाई प्रेशर से हवाएं इधर दौड़ने लगी और यहां से भी दौड़ने लगी। ये हाई प्रेशर दोनों तरफ हवाओं को सप्लाई कर रहा है। देख रहे हैं, एक हाई प्रेशर, दोनों तरफ लो प्रेशर, हवाएं मूव कर गई। तो जितनी हवाएं भारत में आनी चाहिए उतनी हवाएं भारत में नहीं आ रही हैं। तो बोलिए मॉनसून कैसा हो गया? कमजोर। यह है एनसो की घटना। तो एनसो एक ऐसी घटना है जो अल नीनो और साउथ आईटीसीजेड के कॉम्बिनेशन से उत्पन्न होती हैं और जिसमें पूर्वी प्रशांत महासागर पश्चिमी प्रशांत महासागर की तुलना में अधिक गर्म हो जाता है और वहां से गर्म जल का प्रवाह पश्चिम की ओर होना शुरू हो जाता है। शुरू में वो ऑस्ट्रेलिया को घेरता है, गर्म करता है, वहां के मौसम को प्रभावित करता है, वर्षा की मात्रा को प्रभावित करता है। फिर धीरे धीरे जब वो हिंद महासागर की तरफ आ जाता है तो हिंद महासागर को भी गर्म कर देता है। और स्वाभाविक है, जब हिंद महासागर गर्म हो जाएगा और यह मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर तक गर्म बना रह जाएगा तो लो प्रेशर भी तो बना रह जाएगा। और ये लो प्रेशर बना रह जाएगा तो भारतीय मॉनसून ये कमजोर करेगा, क्योंकि मॉनसूनी हवाओं को खींच कर अपनी ओर ले जाएगा। तो जितनी मॉनसूनी हवाएं भारत की ओर आनी चाहिए थी उतनी मॉनसूनी हवाएं अब भारत की ओर नहीं आएंगी। ये था एनसो प्रभाव। बात समझ में आई? इस डायग्राम को आप स्कैन कीजिए। इसी डायग्राम को मेंस में आपको बनाना है और समझने के लिए भी जरूरी है। अगर इस तरह से आप पढ़ेंगे तो स्वाभाविक है कि आपके मार्क्स भी अच्छे आएंगे, कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर रहेंगे। अब देखिए कहानी, आईओडी पे मैं बाद भी चलूंगा। बहुत सारे डायग्राम, पर डायग्राम जो है वह अभी ये देखिए, अल नीनो का एक डायग्राम मैं आपके लिए यहां पे लेके आया हूं। लेकिन मैंने जो डायग्राम बनाया आपको यूज तो ही करना है बच्चा, यूज ही करना है। ये सब डायग्राम देखने में थोड़ा बहुत अल नीनो न्यूट्रल कंडीशन कैसे मूव किया, कैसे आया, कैसे वो पहुंच गया कहां,
भारत की तरफ, हिंद महासागर की तरफ, इस तरह के डायग्राम है। बट इस तरह का लाल पीला हरा तो आप बना नहीं सकते एग्जाम में। तो एग्जाम में बनाने के लिए रेखा चित्र यूपीएससी कहता है, पीसीएस भी कहता है कि यथासंभव रेखा चित्र मानचित्रों का प्रयोग करें, है कि नहीं। रेखा चित्र मानचित्रों का प्रयोग करके अपने उत्तर को प्रभावी बनाएं। तो अब जितने डायग्राम हमने बनाए थे सबको एक बार आप देखिए, आपको बात समझ में आएगी। बाकी क्लास में फिर मैं और बातें करूंगा। जैसे देखिए, हम यहां से एक बार फिर चलिए 2 मिनट रिवाइज करवाता हूं। मॉनसून एक ऐसी पवन प्रणाली है जो वर्ष में 2 बार उत्पन्न होती है, 2 बार दिशा परिवर्तित करती है। मैं ग्रीष्मकालीन मॉनसून या वर्तमान मॉनसून आपको पढ़ा रहा था अभी, थोड़ा सा एक झलक है ये सब। यहां गर्म हुआ, यहां ठंडी हुई, हवाएं दौड़ गई, बहुत सारी बातें हुई इसके साथ। ये अल्नीना, सिंपली हमने अल्नीना समझाया। एक गर्म जलधारा है, वो मूव की, धीरे धीरे हिंद महासागर को गर्म कर दी। फिर तीसरा पॉइंट हमने क्या समझाया, एंसो की घटना। आज हमने आपके साथ क्या डिस्कस किया, एंसो क्या है। तो एंसो क्या है, अल्नीना और साउदर्न आईटीसीजेड को कंबाइन कर दिया जाए तो पूर्वी प्रशांत महासागर से गर्म जल का प्रवाह पश्चिम की ओर होना शुरू हो जाता है। तो जल का जो प्रवाह शुरू हुआ, जो ढाल बना, जल का ढाल बना, यहां ज्यादा गर्म सतह, इसकी तुलना में यहां कम गर्म सतह, इसे कहते हैं एंसो की घटना। और एंसो में गर्म जल प्रवाहित होता हुआ हिंद महासागर तक आ गया। ठीक है ना। तो ये आपका आज का दूसरा लेक्चर यूट्यूब पर। तो इससे ज्यादा बड़ा अभी नहीं पढ़ाऊंगा। एक तीसरा पार्ट भी आपके लिए लेकर आऊंगा। अगला पार्ट में मैं आपको आईओडी समझाऊंगा, फिर क्लाउड वाला भी पढ़ाऊंगा। और ये आप देखिए, इसको अगर आप देखते हैं तो ऑनलाइन क्लास की फी हमने 11,500 रखी है। ये ऑप्शनल बैच हमारा शुरू होने जा रहा है 25 तारीख को 2:30 बजे यूट्यूब पर लाइव आऊंगा। और लाइव आप हमसे चैट करेंगे, बात करेंगे। अधिक से अधिक शेयर कीजिए, यूट्यूब चैनल हमारा, उसको सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए। बहुत कुछ मिलने वाला है, बहुत कुछ जानने वाले हैं आप हमारे साथ। फिर कहूंगा, मंजिल पानी है तो राह पे तो चलना ही होगा, और राह भी ऐसा जो आपको अपनी मेहनत से बनानी है, हमारे साथ मिलकर बनानी है। हम ऊबड़ खाबड़ रास्तों पे चलेंगे जरूर, लेकिन उसे समतल करेंगे और उसे मंजिल तक ले जाएंगे। तो आपको बहुत बहुत शुभकामना। मिलते हैं फिर अगले क्लास में, अगले वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।